अभी मैं आज कॉलेज नहीं आ रही, प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत करना। क्यों, क्या हुआ वेदश्री? कोई खास समस्या है? हाँ, अभी मानव की आँखों की जांच के लिए उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ मानव की आँखों को? वह कल शाम को जब स्कूल से वापस आया तो कहने लगा कि आँखों में कुछ चुभन सी महसूस हो रही है। रात भर में उसकी दाईं आँख सूजकर लाल हो गई है। आज 11:30 बजे का डॉक्टर साकेत अग्रवाल से समय ले रखा है। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, अभी माँ मेरे साथ जा रही है डॉक्टर साकेत अग्रवाल के अस्पताल में। मानव का नाम पुकारे जाने पर वेदश्री अपनी माँ के साथ डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर साकेत ने जैसे ही वेदश्री को देखा तो बस देखते ही रह गए। आज तक न जाने कितनी ही लड़कियों से उनकी अपने अस्पताल में और अस्पताल के बाहर मुलाकात होती रही है, लेकिन दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला इतना चिंतावर्क चेहरा साकेत की नज़रों के सामने से कभी नहीं गुजरा था। वेदश्री ने डॉक्टर का अभिवादन किया तो वह अपने आप में पुनः वापस लौटे। अभिवादन का जवाब देते हुए डॉक्टर ने वेदश्री और उसकी माँ को सामने की कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। मानव की आँखों की जांच कर डॉक्टर साकेत ने बताया कि उसकी दाईं आँख में संक्रमण हो गया है, जिसकी वजह से यह दर्द हो रहा है। आप घबराइए नहीं, बच्चे की आँखों का दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा, पर आँखों के इस संक्रमण का इलाज लंबा चलेगा और इसमें भारी खर्च भी आ सकता है। हकीकत जानकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वेदश्री मम्मी को ढांढस बांधने का प्रयास करती हुई किसी तरह घर पहुंची। पिताजी भी हकीकत जानकर सकते में आ गए। वेदश्री ने अपना मन यह सोचकर कड़ा किया कि अब बेटी से बेटा बनकर उसे ही सबको संभालना होगा। मानव जैसे ही आँखों में चुभन होने की फरियाद करता वह तड़प जाती थी। उसे मानव का बचपन याद आ जाता। उसके जन्म के 15 साल के बाद मानव का जन्म हुआ था। इतने सालों के बाद दोबारा बच्चे को जन्म देने के कारण माँ को शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। वह कहती, श्री बेटा, लोग क्या सोचेंगे? बुढ़ापे में पहुँच गई, पर बच्चे पैदा करने का शौक नहीं गया। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वेदश्री ने समझाते हुए कहा, आपने मुझे राखी बांधने वाला भाई दिया है, जिसकी बरसों से हम सबको चाहत थी। आपकी अब जो उम्र है, इस उम्र में तो आज की आधुनिक लड़कियां शादी करती दिखाई देती हैं। आपको गलत सलत कोई भी बात तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। गोरा चिट्ठा भूरी आँखों वाला प्यारा सा मानव अभी तो आँखों में ढेर सारा विस्मय लिए दुनिया को देखने के योग्य भी नहीं हुआ था कि उसकी एक आँख प्रकृति के सुंदरतम नज़रों को अपने आप में कैद करने में पूर्णतः समर्थक हो चुकी थी। परिवार में सबकी आँखों का नूर अपनी खुद की आँखों के नूर से वंचित हुआ जा रहा था और वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। वेदश्री जी, कीटाणुओं के संक्रमण ने
मानो कि एक आँख की पुतली पर गहरा असर किया है और उसमें एक सफ़ेद धब्बा बन गया है जिसकी वजह से उसकी आँख की रोशनी चली गई है। कम उम्र का होने के कारण उसकी सर्जरी संभव नहीं है। 15 दिन बाद जब वह मानव को लेकर चेकअप के लिए दोबारा अस्पताल गई तब डॉक्टर साकेत ने उसे समझाते हुए बताया तो वह दम साधे उनकी बातें सुनती रही और मन ही मन सोचती रही कि काश कोई चमत्कार हो और उसका भाई ठीक हो जाए। लेकिन उचित समय आने पर हम आई बैंक से संपर्क करके मानव की आँख के लिए कोई डोनेटर ढूंढ लेंगे और जैसे ही वह मिल जाएगा सर्जरी करके उसकी आँख को ठीक कर देंगे। पर इस काम के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। वेदश्री भारी कदमों और उदास मन से वहाँ से चल दी तो उसकी उदासी भाप कर साकेत से रहा न गया और एक डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए उन्होंने समझाया, वेदश्री जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपकी हर तरह से मदद करके मुझे बेहद खुशी मिलेगी। प्लीज़ मेरी बात को आप अन्यथा न लीजिएगा। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर साहब। उसे डॉक्टर का सहानुभूति जताना उस समय सचमुच अच्छा लग रहा था। मानव की आँख का इलाज संभव तो था लेकिन दुष्कर भी उतना ही था। समय एवं पैसा दोनों का बलिदान ही उसके इलाज की प्राथमिक शर्त बन गए थे। पिताजी अपनी मर्यादित आय में जैसे तैसे घर का खर्च चला रहे थे। बेटे की तकलीफ और उसके इलाज के खर्च ने उन्हें उम्र से पहले ही जैसे बूढ़ा बना दिया था। उनका दर्द महसूस कर वेदश्री भी दुखी होती रहती। मानव की चिंता में उसने कॉलेज के अलावा और कहीं आना जाना कम कर दिया था। यहाँ तक कि अभी जिसे वह दिल की गहराइयों से चाहती थी से भी जैसे वह कट कर रह गई थी। डॉक्टर साकेत अग्रवाल शायद उसकी मजबूरी को भांप चुके थे। उन्होंने वेदश्री को ढांढस बंधाया कि वह पैसे की चिंता न करे। अगर सर्जरी जल्द करनी पड़ी तो पैसे का इंतजाम वह खुद कर देंगे। निष्णात डॉक्टर होने के साथ साथ साकेत एक सहृदय इंसान भी है। दरअसल साकेत उम्र में वेदश्री से 2-3 साल ही बड़े होंगे। जवान मन का तकाजा था कि वह जब भी वेदश्री को देखते उनका दिल बेचैन हो उठता। वह हमेशा इसी इंतज़ार में रहते कि कब वह मानव को लेकर उसके पास आए और वह उसे जी भर कर देख सके। न जाने कब वेदश्री डॉक्टर साकेत के हृदय हिंसा सन पर चुपके से आकर बैठ गई। उन्हें पता ही नहीं चला। तभी तो साकेत ने मन ही मन फैसला किया था कि मानव की सर्जरी के बाद वह उसके माता पिता से उसका हाथ मांग लेंगे। उधर वेदश्री डॉक्टर साकेत के मन में अपने प्रति उठने वाले प्यार की कोमल भावनाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। वह अभिजीत के साथ मिलकर अपने सुंदर सहजीवन के सपने संजोने में मगन थी। उसके लिए साकेत एक डॉक्टर से अधिक कुछ भी न थे। हाँ, वह उनकी बहुत इज्जत करती थी क्योंकि उसने महसूस किया था कि डॉक्टर साकेत एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी
होने के साथ साथ नेक दिल इंसान भी हैं। समय अपनी चाल से चलता रहा और देखते ही देखते 1.5 वर्ष का समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी तो अभिजीत का फ़ोन समझकर वेदश्री ने फ़ोन उठा लिया और हेलो बोली। वेदश्री जी, डॉक्टर साकेत बोल रहा हूँ। मैंने यह बताने के लिए आपको फ़ोन किया है कि यदि आप मानव को लेकर कल 12 बजे के करीब अस्पताल आ जाएं तो बेहतर होगा। साकेत चाहता तो अपनी रिसेप्शनिस्ट से फ़ोन करवा सकता था, लेकिन दिल का मामला था, अतः उसने खुद ही यह काम करना उचित समझा। क्या कोई खास बात है डॉक्टर साहब? वेदश्री समझ नहीं पा रही थी कि डॉक्टर ने खुद क्यों उसे फ़ोन किया। उसे लगा ज़रूर कोई गंभीर बात होगी। नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैंने तो यह संभावना दर्शाने के लिए है आपके पास फ़ोन किया है कि शायद कल मैं आपको एक बहुत बढ़िया खबर सुना सकूं, क्योंकि मैं मानव को लेकर बेहद सकारात्मक हूं। धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आप मानव को लिए इतना सोचते हैं। मैं कल मानव को लेकर ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। बाय। और वेदश्री ने फ़ोन रख दिया। वेदश्री की मधुर आवाज़ ने साकेत को तरोताज़ा कर दिया। उसके होठों पर एक मीठी मधुर मुस्कान फैल गई। मानव का चेकअप करने के बाद डॉक्टर साकेत वेदश्री की ओर मुखातिब हुए। क्या मैं आपको सिर्फ श्री जी कहकर बुला सकता हूँ? डॉक्टर साकेत बोले। आपका नाम सुंदर होते हुए भी मुझे लगता है कि उसे थोड़ा छोटा करके और सुंदर बनाया जा सकता है। जी कहकर वेदश्री भी हंस पड़ी। श्री जी, मेरे ख्याल से अब मानव की सर्जरी में हमें देर नहीं करनी चाहिए, और इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि एशियन आई इंस्टीट्यूट बैंक से हमें मानव के लिए योग्य डोनेटर मिल गया है। सच डॉक्टर साहब, मैं आपका यह दृश्य कभी भी नहीं चुका सकूंगी। उसकी आंखों में आंसू उभर आए। डॉक्टर साकेत के हाथों मानव की आंख की सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परिवार के लोग दम साधे उसकी आंख की पट्टी खुलने का इंतजार कर रहे थे। सर्जरी के तुरंत बाद डॉक्टर साकेत ने उसे बताया कि मानव की सर्जरी सफल तो रही, लेकिन उस आंख का विजन पूर्वतया वापस लौटने में कम से कम 6 महीने का वक्त और लगेगा। यह सुनकर उसे तकलीफ तो हुई थी, लेकिन साथ साथ यह तसल्ली भी थी कि उसका भाई फिर इस दुनिया को अपनी स्वस्थ आँखों से देख सकेगा। श्री जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कभी नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। साकेत ने उसकी गहरी आँखों में झांकते हुए कहा। मैंने आपको दिया अपना वादा पूरा किया। वेदश्री ने संकोच से अपनी पलकें झुका दी। फिर मिलेंगे, कुछ निराश भाव से डॉक्टर साकेत ने कहा, और फिर मुड़कर चले गए। उस दिन एक लंबे अरसे के बाद वेदश्री बिना किसी बोझ के बेहद खुशमन से अभिजीत से मिली। उससे तनाव रहित और खुशहाल देखकर अभी को भी बेहद खुशी हुई। अभी इतने लंबे अरसे के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं।
क्या तुम खुश नहीं? सिरी ने उसका हाथ अपने हाथ में थामकर उष्मा से दबाते हुए पूछा, ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें अपने इतने नज़दीक पाकर बेहद खुश हूँ। खैर मेरी बात जाने दो, मुझे यह बताओ अब मानो कैसा है? वह ठीक है, उसे एक नेक डोनेटर मिल गया जिसकी बदौलत वह अपनी नन्ही नन्ही आँखों से अब सब कुछ देख सकता है। आज मुझे लगता है जैसे उसे नहीं, मुझे आँखों की रोशनी वापस मिली हो। सच उसकी तकलीफ से परे मैं कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रही थी। हर पल यही डर लगा रहता था कि यदि उसकी आँखों की रोशनी वापस नहीं मिली तो उसके गम में कहीं मम्मी या पापा को कुछ न हो जाए। उस दाता का और डॉक्टर साकेत का एहसान हम उम्र भर नहीं भुला सकेंगे। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा भांजा प्रदीप किस तरह दुर्घटना का शिकार हुआ? मैंने सुना था तो बेहद दुख हुआ। कितना हंसमुख और जिंदा दिल था वह। उसकी गहरी भूरी आँखों में हर पल जिंदगी के प्रति कितना उत्साह छलकता रहता। अभी अपलक उसे देखता रहा। क्या वह अभी उसे बता भी सकेगा कि प्रदीप की ही आँख से उसका भाई इस दुनिया को देख रहा है? वह मरा नहीं, मानव की एक आँख के रूप में उसकी जिंदगी के रहने तक जिंदा रहेगा। वह बोझिल स्वर में वेदश्री को बताने लगा, प्रदीप अपने दोस्त के साथ कल हो न हो फिल्म देखने जा रहा था। हाईवे पर उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर बस से टकरा गई। उसका मित्र जो मोटरसाइकिल चला रहा था वह हेलमेट की वजन से बच गया और प्रदीप ने सिर के पिछले हिस्से में आई चोट की वजह से गिरते ही वहीं उसी पल दम तोड़ दिया। कहना अच्छा नहीं लगता, आखिर वह मेरी बहन का बेटा था। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट में दर्शाया था कि अगर वह जिंदा रहता भी तो शायद आजीवन अपाहिज बनकर रह जाता। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी बताने योग्य नहीं समझा। अभिजीत की बात बीच में काटकर श्री बोली, श्री तुम वैसे भी मानव को लेकर इतनी परेशान रहती थी। तुम्हें यह सब बताकर मैं तुम्हारा दुख और बढ़ाना नहीं चाहता था। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच मौन का साम्राज्य छाया रहा। दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए दुआएं लिए दोनों जुदा हुए। अभी से मिलकर वेदश्री घर लौटी तो डॉक्टर साकेत को एक अजनबी युगल के साथ पाकर वह आश्चर्य में पड़ गई। नमस्ते डॉक्टर साहब, श्री ने साकेत का अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में अभिवादन कर डॉक्टर साकेत ने अपने साथ आए युगल का परिचय करवाया। श्री जी, ये मेरे बड़े भैया आकाश एवं भाभी विद्या हैं और आप सबसे मिलने आए हैं। भाभी ये श्री जी हैं। विश्वा भाभी उठ खड़ी हुई और बोली, आओ श्री हमारे पास बैठो। उन्हें भी श्री पहली ही नज़र में पसंद आ गई। अंकल जी, हम अपने देवर का साकेत की ओर से आपकी बेटी वेदश्री का हाथ मांगने आए हैं। यह सुनकर श्री को लगा जैसे किसी ने उसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे खाई में ढकेल दिया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि
जो वह सुन रही है वह सच है या फिर एक अवांछनीय सपना। भाभी का प्रस्ताव सुनते ही श्री के माता पिता की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घराने से रिश्ता आएगा। क्या हुआ श्री, तुम हमारे प्रस्ताव से खुश नहीं? श्री के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर भाभी ने पूछ लिया। साकेत और आकाश दोनों ही उसे देखने लगे। साकेत का दिल यह सोचकर तेजी से धड़कने लगा कि कहीं श्री ने इस रिश्ते से मना कर दिया तो नहीं। भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आपका प्रस्ताव मेरे लिए अप्रत्याशित है, इसीलिए कुछ पलों के लिए मैं उलझन में पड़ गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ। जबरन मुस्कुराते हुए वे श्री ने कहा, मैंने तो साकेत को सिर्फ एक डॉक्टर के नज़रिए से देखा था। सच तो यह है श्री की, जिस दिन तुम पहली बार मेरे अस्पताल में अपने भाई को लेकर आई थी, उसी दिन तुम्हें देखकर मेरे मन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे योग्य जीवन साथी की तलाश आज खत्म हो गई, और आज मैं परिवार के सामने अपने मन की बात रखकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। साकेत, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए प्लीज़। मैंने आपको आज तक उस नज़रिए से कभी देखा नहीं, ना इसलिए उलझन में हूँ कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए। क्या आप मुझे कुछ दिन का वक्त दे सकते हैं? वे श्री ने उनकी ओर देखते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। ज़रूर। आकाश, जो अब तक चुप बैठा था, बोल उठा। शादी जैसे अहम मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। तुम इत्मीनान से सोचकर जवाब देना। हम साकेत को भली भांति जानते हैं, वह तुम पर अपनी मर्जी थोपना कभी भी पसंद नहीं करेगा। हम फिर उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, क्यों साकेत? भाभी ने साकेत की ओर देखा। जी भाभी, साकेत ने हंसते हुए कहा। 100% आपने बड़े पते की बात कही है। जलपान के बाद सबने फिर एक दूसरे का अभिवादन किया और अलग हो गए। आज की रात वे श्री के लिए कयामत की रात बन गई थी। साकेत के प्रस्ताव को सुन वह बौखला सी गई थी। यह प्रश्न बार बार उसके मन में कौंधते रहे। क्या मुझे साकेत का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? यदि मैंने ऐसा किया तो अभी का क्या होगा? हमारे उन सपनों का क्या होगा जो हम दोनों ने मिलकर संजोए थे? क्या अभी मेरे बिना जी पाएगा? और उससे वादा खिलाफी कर क्या मैं जी पाऊंगी? नहीं नहीं, मैं अपने प्यार का दामन नहीं छोड़ सकती। मैं साकेत से साफ शब्दों में मना कर दूंगी। नए रिश्तों को बनाने के लिए पुराने रिश्ते से मुंह मोड़ लेना कहाँ की रीति है? सोचते सोचते वे श्री को साकेत याद आ गया। उसने खुद को टोका कि श्री ही, तुम डॉक्टर साकेत के बारे में क्यों नहीं सोच रही? तुमसे प्यार करके उन्होंने भी तो कोई गलती नहीं की। कितना चाहते हैं वह तुम्हें, तभी तो एक इतना बड़ा डॉक्टर दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास चला आया। कितने नेक दिल इंसान है।
भूल गई क्या जो उन्होंने मानो को लिए किया? यदि उनका सहारा ना होता तो क्या तुम्हारा मानो दुनिया को दोनों हाथ आँखों से फिर से देख पाता? खबरदार श्री, तुम्हें गलती से भी अपने दिमाग में इन गलतफहमी को ना पाल बैठना कि साकेत ने तुम्हें पाने के इरादे से मानो के लिए इतना सब कुछ किया। आखिर तुम्हें दुनिया की अंतिम खूबसूरत लड़की तो हो ही नहीं सकती। न दिल ने उसे उलाहना दिया। साकेत के जाने के बाद पापा मम्मी से हुई बातचीत का एक एक शब्द उसे याद आने लगा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, बेटी ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। समझदार इंसान वही है जो हाथ आए मौके को हाथ से न जाने दे, उसका सही इस्तेमाल करे। बेटी हो सकता है ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर दोबारा दस्तक ना दे। साकेत बहुत ही नेक लड़का है, लाखों में एक है, सुंदर है, नर्म है, सुशील है और सबसे अहम बात की वह तुम्हें दिल से चाहता है। पापा ने भी मम्मी के साथ सहमत होते हुए कहा था, बेटी डॉक्टर साकेत ने हमारे बच्चे के लिए जो कुछ भी किया वह आज के ज़माने में शायद ही किसी के लिए कोई करे। यदि उन्होंने हमारी मदद ना की होती तो क्या हम मानव का इलाज बिना पैसे के करवा सकते थे? यह बात कभी न भूलना बेटी की हमने मानव के इलाज के बारे में मदद के लिए कितने लोगों के सामने अपने स्वाभिमान का गला घोट कर हाथ फैलाए थे और हर जगह से हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। जब अपने ने हमारा साथ छोड़ दिया तब साकेत ने गैर हुए भी हमारा दामन थामा था। अभिजीत, अगर तुम्हारा प्यार है तो मानो तुम्हारा फर्ज है। फर्ज निभाने में जिसने तुम्हारा साथ दिया वही तुम्हारा जीवन साथी बनने योग्य है, क्योंकि सदियों से चली आ रही प्यार और फर्ज की जंग में जीत हमेशा फर्ज की ही हुई है। दिमाग के किसी कोने से वेरसिरी को सुनाई पड़ा। मम्मी पापा के दबाव में आकर वेरसिरी ने डॉक्टर साकेत से शादी करने का फैसला ले लिया। वह इस बात से दुखी थी कि अभी को यह बात कैसे समझाएगी, लेकिन बहते हुए आंसुओं को रोककर उसने एक निर्णय ले ही लिया कि वह अभी से मिलने आखिरी बार ज़रूर जाएगी। वेरसिरी की बातें सुनने के बाद अभी तय नहीं कर पा रहा था कि वह किस तरह अपनी प्रतिक्रिया दर्शाए। वह श्री को दिल से चाहता था और अपनी ज़िंदगी उसके साथ हंसी खुशी बिताने का मंसूबा बना रहा था। उसका सपना आज हकीकत के कठोर धरातल से टकरा कर चकनाचूर हो गया था और वह कुछ भी करने में असमर्थ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी गरीबी और लाचारी उसकी ज़िंदगी से इस कदर खिलवाड़ करेगी। यदि वह अमीर होता तो क्या मानव को के इलाज के लिए अपनी तरफ से योगदान नहीं देता? श्री उसके लिए सब कुछ थी तो उसके परिवार का हर सदस्य भी तो उसका सब कुछ था। अब समय मुट्ठी से रेत की तरह सरक गया था। समय पर अब उसका कोई निमंत्रण नहीं रहा था। अब तो वह सिर्फ श्री और साकेत के सफल सहजीवन के लिए दुआ ही कर सकता था।
अपना हृदय कड़ा कर और आवाज में संतुलन बनाकर अभिजीत बोला, श्री, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, पर तुमसे तो मैं यही कहूँगा कि हमें समझदार प्रेमियों की तरह हंसी खुशी एक दूसरे से अलग होना चाहिए। प्यार कोई ऐसी शय तो है नहीं कि दूरियां पैदा होने पर दम तोड़ दे। प्यार किया है तो उसे निभाने के लिए शादी करना कतई ज़रूरी नहीं। प्लीज़ तुम मेरी चिंता न करना, मैं अपने आप को संभाल लूँगा, पर तुम वचन दो कि आज के बाद मुझे भुलाकर सिर्फ साकेत के लिए ही जियोगी। आंखों में आंसू लिए भारी मन से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। श्री, आज का दिन यहाँ खत्म हुआ तो क्या हुआ, याद रखना कल फिर आएगा और हमेशा आता रहेगा, और हर आने वाला कल तुम्हारी ज़िंदगी को और कामयाब बनाए, यही मेरी दुआ है। मंगलसूत्र पहनाते समय साकेत की उंगलियों ने जो ही वेदश्री की गर्दन को छुआ, उसके सारे शरीर में सिहरन सी भर गई। सप्तपदी की घोषणा के साथ साथ शहनाई का उभरता संगीत हवा में घुलकर वातावरण को और भी मंगलमय बनाता गया। एक एक फेरे की समाप्ति के साथ उसे लगता गया कि वह अपने अभिजीत से एक एक कदम दूर होती जा रही है। आज से अभी उससे इस एक जन्म के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्मों के लिए दूर हो गया है। अब उसका आज और कल साकेत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। फेरों के खत्म होते ही मंडल में मौजूद लोगों ने अपने अपने हाथों के सारे फूल एक ही साथ नौपंक्ति पर निछावर कर दिए। तब वेश्री ने अपने दिल में उमड़ते हुए भावनाओं को तूफान को एक दृढ़ निश्चय से दबा दिया और सप्तपदी के एक एक शब्द को उससे गर्भित हर अर्थ हर सीख को अपने पल्लू में बांध लिया। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह अपने विवाहित जीवन को आदर्श बनाने का हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि वह इस सच को जानती थी कि औरत साथ कथा कार्येशी दासी कर्मेशु मंत्री भोजयोशी माता और सैन्यसी रंगा के 4 सूत्रों के साथ जुड़े हर कार्यबोझ में समाई हुई है। सुहाग सेज पर सिकुड़ी बैठी वेश्री के पास बैठकर साकेत ने कोमलता से उसका चेहरा ऊपर की ओर इस तरह उठाया कि साकेत का चेहरा उसकी आँखों के बिल्कुल सामने था। वह धमकते हृदय से अपने पति को देखती रही, लेकिन उसे साकेत के चेहरे पर अभी का चेहरा क्यों नजर आ रहा है। उसे लगा जैसे अभी कह रहा हो, श्री, आखिर दिखा दिया न अपना श्री चरित्र धोखेबाज, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। और घबराहट के मारे वेश्री ने अपनी पलकें भींज कर बंद कर ली। क्या हुआ श्री, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? साकेत उसकी हालत देखकर घबरा गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। पहली बार आज आपने मुझे इस तरह छुआ ना, इसलिए पलकें स्वयंतः शर्मा कर झुक गई, कहकर वह अपनी घबराहट पर काबू पाने का निरर्थक प्रयास करने लगी। मन में एक निश्चय के साथ श्री ने अपनी आंखें खोल दी और चेहरा उठाकर साकेत को देखने लगी। अब मैं ठीक हूँ साकेत,
पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने मन और दिल पर एक बोझ महसूस कर रही हूँ जो आपको हकीकत से वाकिफ़ कराने के बाद ही हल्का हो सकता है। किस बोझ की बात कर रही हो तुम? देखो, तुम अपने आप को संभालो और जो कुछ भी कहना चाहती हो खुलकर कहो। आज से हम नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और ऐसे में यदि तुम किसी भी बात को मन में रखकर दुखी होती रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। साकेत, मैंने आपसे अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक गहरा राज छिपा कर रखा है और यह छल नहीं तो और क्या है। फिर वह अभिजीत और अपने रिश्ते से जुड़ी हर बात साकेत को बताती चली गई। साकेत, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी ओर से आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद भी वह रो रही थी। गलत बात है श्री, आज का यह विशेष अवसर और उसका हर पल हमारी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार आया है। क्या इन अद्भुत पलों का स्वागत आंसुओं से करोगी? साकेत ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। रही बात तुम्हारे और अभिजीत के प्रेम की तो वह तुम्हारा अतीत था और अतीत की धूल को उड़ाकर अपने वर्तमान को मैला करने में मैं विश्वास नहीं रखता। भूल जाओ सब कुछ। वह रात उनकी ज़िंदगी में अपने साथ ढेर सारा प्यार और खुशियाँ लिए आई। साकेत ने उसे इतना प्यार दिया कि उसका सारा डर, घबराहट, कमज़ोर पड़ता हुआ आत्मविश्वास उस प्यार की बाढ़ में तिनका तिनका बनकर बह गया। वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त वेश्री के जीवन में एक कभी न खत्म होने वाली वसंत को साथ ले आया, जिसने उसके जीवन को भी फूलों की तरह रंगीन बना दिया। क्योंकि साकेत एक अच्छे पति होने के साथ ही एक आदर्श जीवन साथी भी साबित हुए। पहले दिन से ही श्री ने अपनी कार्य निष्ठा द्वारा घर के सभी सदस्यों को अपना बना लिया। समय के पंखों पर सवार दिन महीने में और महीने सालों में तब्दील होते गए। 5 साल यूँ गुजर गए मानो 5 दिन हुए हो। इन 5 सालों में वेश्री ने जुड़वा बेटियां त्रिशा एवं तान्या तथा उनके बाद रोहन को जन्म दिया। त्रिशा व तान्या 4 वर्ष की हो चली थी और रोहन अभी 3 महीने का ही था। साकेत का प्यार, 3 बच्चों का स्नेह और परिवार के प्रति कार्य निष्ठा, यही उसके जीवन की सार्थकता के प्रतीक थी। साकेत की दादी दुर्गा माँ सुबह जल्दी उठ जाती। उनके स्नान से लेकर पूजा घर में जाने तक सभी तैयारियों में श्री का सुबह का वक्त कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। उसके बाद माँ, बाबूजी, साकेत तथा भैया भाभी बारी बारी उठकर तैयार होते। फिर अनिकेत और आस्था की बारी आती। सभी के नहा धोकर अपने अपने कामों में लग जाने के बाद श्री अपना भी काम पूरा करके दुर्गा माँ की सेवा में लग जाती। अनिकेत एवं आस्था तो भाभी के दीवाने थे। हर पल उसके आगे पीछे घूमते रहते। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल
रखने में श्री को बेहद सुख मिलता। श्री एवं अनिकेत दोनों की उम्र में बहुत फर्क नहीं था। अनिकेत ने MBA की डिग्री प्राप्त की थी। अब वह अपने पिता एवं बड़े भाई के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा था, लेकिन अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए श्री पर ही निर्भर रहता। वह उससे मजाक में कहती भी थी, अनिकेत भैया, अब आपकी भाभी में आपकी देखभाल करने की शक्ति नहीं रही, जल्दी ही हाथ बटाने वाली ले आइए, वरना मैं अपने हाथ ऊपर कर लूँगी। आस्था का कहना था कि जिस घर में इतनी प्यारी भाभी बसती हो, उस घर को छोड़कर मैं तो कभी नहीं जाने वाली। फिर भाभी के गले में बाहें डालकर झूल जाती। वे श्री के खुशहाल परिवार को एक ही ग्रहण वर्षों से खाए जा रहा था कि विश्वा भाभी की गोद अब तक खाली थी। वैसे भैया भाभी दोनों शारीरिक रूप से पूर्वतः स्वस्थ थे, पर भाभी के गर्भाशय में एक गांठ थी जो बार बार की शल्य क्रिया के बाद भी पनपती रहती थी। भाभी को गर्भ जरूर ठहरता, पर गर्भ के पनपने के बाद ही साथ वह गांठ भी पनपने लगती, जिसकी वजह से गर्भपात हो जाता था। बार बार ऐसा होने से भाभी के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता जा रहा था। इसी बात का गम उन्हें मन ही मन खाए जा रहा था। श्री हमेशा भाभी से कहती, भाभी मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ और उम्र एवं रिश्ते के लिहाज से बड़ी भाभी माँ समान होती है। आप मुझे अपनी देवरानी समझे या बेटी, हर लिहाज से मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस बात को कभी मन पर न ले कि आपकी अपनी कोई संतान नहीं है। मैं अपनी तीनों बच्चों आपकी गोद में डालने को तैयार हूँ। आपको मुझ पर भरोसा न हो तो मैं कानूनी तौर पर यह कदम उठाने को तैयार हूँ। बच्चे मेरे पास रहें या आपके पास रहेंगे तो इसी वंश से जुड़े हुए न। सुनकर भाभी की आंखों में तैरने वाला पानी उसे भीतर तक विचलित कर देता। माँ बाबूजी श्री के इन्हीं गुणों पर मोहित थे। उन्हें खुशी थी कि घर परिवार में शांति एवं खुशी का माहौल बनाए रखने में छोटी बहू का योगदान सबसे ज़्यादा था। बड़ी बहू भी उसकी आत्मीयता में सराबोर होकर अपना गम भुलाती जा रही थी। तीनों बच्चों को वह बेहद प्यार करती। श्री घर के कार्य संभालती और भाभी बच्चों को घर की चिंताओं से मुक्त पुरुष वर्ग व्यापार के कार्यों में दिन रोज विकास की ओर बढ़ता जा रहा था। श्री विश्वा भाभी ने उसे आवाज़ दी, जी भाभी। त्रिशा के बाल संवारते हुए श्री बोली और फिर हाथ में कंघी लिए ही वह ड्राइंग रूम में आ गई। यहाँ विश्वा भाभी, माँ जी एवं दादी माँ बैठी थी। आज हमें एक खास जगह किसी खास काम के लिए जाना है, तुम तैयार हो ना? भाभी ने पूछा। जी आप कहें तो अभी चलने को तैयार हूँ, लेकिन हमें जाना कहाँ होगा? जाना कहाँ है ये भी पता चल जाएगा, पर पहले तुम यह तस्वीर देखो। ये कहते हुए भाभी ने एक तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। तस्वीर में कैद युवक को देखते ही वह चौंक उठी। अरे यह तो सार्थक है, अभी का दूसरा भांजा, प्रदीप का छोटा भाई, तुम्हारी लाडली बिटिया की पसंद है, हमारे घर का होने वाला दामाद। भाभी ने खुशी से
खुलासा किया। सच, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर तो ज़रूर अभी से भी मिलने का मौका मिलेगा। घर के सभी लोगों ने आस्था की पसंद पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। सार्थक एक साधारण परिवार से ज़रूर था, लेकिन एक बहुत ही सलीकेदार, सुंदर, पढ़ा लिखा और साहसी लड़का है। अभी अनिकेत के साथ ही MBA करके अब बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। उनकी सगाई के मौके पर एक विशाल पार्टी का आयोजन होटल में किया गया। साकेत व श्री मुख्य द्वार पर खड़े होकर सभी आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। जब सार्थक के साथ अभी उसकी बहन और बहनोई ने हाल में प्रवेश किया तो श्री व साकेत ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अभी ने वर्षों बाद श्री को देखा तो बस अपलक देखता ही रह गया। एक बड़े घराने की बहू जैसी शान उनके अंग अंग से फूट रही थी। साकेत के साथ उसकी जोड़ी इतनी ही सुंदर लग रही थी कि अभी यह सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने वर्षों पहले जो फैसला श्री की खुशी के लिए किया था वह उसकी जिंदगी का सर्वोत्तम फैसला था। अभी ने अपनी पत्नी भव्यता से श्री का परिचय करवाया। भव्यता से मिलकर श्री बेहद खुश हुई। वह खुश थी कि अभी की जिंदगी की रिक्तता को भरने के लिए भव्यता जैसी सुंदर और शालीन लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उनकी भी 1-2 साल की प्यारी सी बेटी सरवरी थी। श्री ने बारी बारी से सार्थक के मम्मी पापा तथा अभी की माँ के पैर छुए और उनका स्वागत किया। वे सभी इस बात से बेहद खुश थे कि उनका रिश्ता श्री के परिवार में होने जा रहा है। अभी की मम्मी बेहद खुश थी। उन्होंने श्री को गले लगा लिया। साकेत को अपनी ओर देखते हुए पाकर श्री ने कहा, साकेत, आप अभिजीत हैं, सार्थक के मामा। अभिजीत साहब, आपसे दोबारा मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है, कहकर साकेत ने बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोबारा से आपका क्या तात्पर्य है? साकेत श्री पूछे बिना न रह सकी। श्री, तुम शायद नहीं जानती कि हमारा मानव इन्हीं की बदौलत दोनों आँखों से इस संसार को देखने योग्य बना है। अभी तुमने मुझसे यह राज क्यों छुपाए रखा? यह कहते कहते श्री की आंखें छलक आई। वह अपने आप को कोसने लगी कि क्यों इतनी छोटी सी बात उसके दिमाग में नहीं आई। मानव की आँखों और प्रदीप की आँखों में कितना साम्य था। उनकी आँखों का रंग सामान्य व्यक्तित्व की ही आँखों के रंग से कितना अलग था। तभी तो मानव की सर्जरी में इतना अरसा लग गया था। क्या प्रदीप की आँख न मिली होती तो उसका भाई इसके आगे वह सोच ही नहीं पाई। श्री, आज के इस खुशी के माहौल में आंसू बहाकर अपना मन छोटा ना करो। यह कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। हमें खुशी इस बात की है कि मानव की आँखों में हमें प्रदीप की छवि नज़र आती है। वह आज भी जिंदा है, हमारी नज़रों के सामने है। उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वरना प्रदीप तो हम सबके लिए एक एहसास ही बनकर रह गया होता।
श्री ने मानो को गले लगा लिया। उसकी पूरी आंखों में उसे सच में ही प्रदीप की परछाई नजर आई। उसने प्यार से भाई की दोनों आंखों पर चुंबनों की झड़ी सी लगा दी, जैसे प्रदीप को धन्यवाद दे रही हो। साकेत अभी की ओर मुखातिब हुआ। अभिजीत साहब, हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं उस खूबसूरत गुनाह के लिए जो हमसे अनजाने में हुआ। उसने सचमुच ही अभी के सामने हाथ जोड़ दिए। किस बात की माफ़ी साकेत जी? अभी कुछ समझ नहीं पाया। हमने आपकी चाहत को आपसे हमेशा हमेशा के लिए जो छीन लिया। यकीन मानिए, यदि मैं पहले से जानता तो आप दोनों के सच्चे प्यार के बीच कभी न आता। आप अपना मन छोटा न करें साकेत जी। आप हम दोनों के प्यार के बीच आज भी नहीं है। मैं आज भी वैश्री से उतना ही प्यार करता हूँ जितना किसी ज़माने में किया करता था। सिर्फ हमारे प्यार का स्वरूप ही बदला है। वह कैसे? साकेत ने हंसते हुए पूछा। उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। देखिए, पहले हम दोनों प्रेमी बनकर मिले, फिर मित्र बनकर जुदा हुए और आज समधी बनकर फिर मिले हैं। ये हमारे प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप में हमारा प्यार आज भी हमारे बीच मौजूद है। श्री, याद है मैंने तुमसे कहा था कल फिर आएगा और हमेशा आता रहेगा। श्री ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में कहाँ थी। सार्थक एवं आस्था ने जब एक दूसरे की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई तो दोनों की आंखों में एक विशेष चमक लहरा रही थी, जैसे कह रही हो, आज हमने अपने प्यार की डोर से जो परिवारों को एक कभी न टूटने वाले रिश्ते में हमेशा के लिए बांध दिया है, कल हमेशा आता रहेगा और इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता रहेगा, क्योंकि कल हमेशा रहेगा और उसके साथ ही साथ सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार भी।